Hello guys, welcome to Cognitive Platform. This is Bhavna and today we'll discuss important fixed preposition. आज हम लोग डिस्कस करेंगे important preposition के बारे में जिसमें fixed preposition मैं आपको पढ़ा रही थी और आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज मैंने आपको बहुत ही कई बार मैंने बताया है कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन कोई बहुत ही ज्यादा ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बस आपको करना क्या है, ठीक है, कि आपको इसे बस अच्छे से समझ लेना है कि किन जैसे मान लीजिए मैंने कंपेयर वर्ड यूज किया है, ठीक है, तो कंपेयर विद किस सेंटेंस में हम कैसे विद प्रेपोजिशन कंपेयर के साथ लगाएंगे और कहां पर कंपेयर के साथ हम टू लगाएंगे। तो क्या बोला मैंने कि कंपेयर के साथ अगर मान लीजिए कंपेयर लिखा हुआ है और विद लगा हुआ है, ठीक है, विद प्रेपोजिशन यूज हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप देखोगे कंपेयर विद मींस जब हम सिमिलर थिंग के साथ कंपेयर करते हैं तो कंपेयर थिंग यूज करते हैं। क्या बोला मैंने, सबसे पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लो क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे देखिए मैंने क्यों क्या बताया आपको कि कंपेयर विद और कंपेयर टू, ये मैंने एक वर्ड लिया और इसके साथ दो प्रेपोजिशन यूज किया। पहला विद है और सेकंड क्या है, टू। फर्स्ट इज विद एंड सेकंड इज टू। तो मान लीजिए कंपेयर विद है तो कंपेयर किससे करेंगे, हम सिमिलर थिंग के साथ करेंगे। जब हम सिमिलर थिंग के साथ कंपेयर करेंगे तो विद लगाएंगे। कंपेयर टू जब हम डिसिमिलर थिंग की बात करेंगे, डिसिमिलर थिंग के साथ कंपेयर करेंगे तो हम कंपेयर टू लगाएंगे। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि विद अगर यूज हुआ है, मान लीजिए अगर डिसिमिलर थिंग के साथ कंपेयर हो रहा है और विद यूज हुआ है आपके सेंटेंस में, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिसिमिलर थिंग के साथ कंपेयर करने पर हमें कंपेयर टू यूज करना है। तो क्लियर हो रहा है, अगर हम डिसिमिलर थिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हम कंपेयर विद ना लगा करके क्या करेंगे, कंपेयर टू लगाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं इन्हें तैयार ही नहीं कर पाएंगे तो फिर तो ये गलत होना ही है। 2-3 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं फिर वो आप गलत कर दोगे। तो आप ऐसा करिए, इनको आप या तो क्रैम कर लीजिए या फिर आप अपनी रीडिंग स्किल्स अच्छी करिए। जिसकी जितनी अच्छी रीडिंग स्किल होगी उसे वैसे भी क्लियर हो जाएगा कि कहां पर विद लगेगा और टू कैसे लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, विद मीन्स फॉर सिमिलर थिंग, मतलब अगर मैंने कंपेयर का मतलब ही होता है कंपेयर करना, ठीक है, मतलब तुलना करना। तो अगर हम कंपेयर की बात कर रहे हैं और कंपेयर वर्ड लिखे होने पर इसके साथ अगर विद प्रेपोजिशन दी गई है, तो विद प्रेपोजिशन दिए होने पर इसका मतलब ये है कि हम किसके साथ कंपेयर करें, सिमिलर थिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर डिसिमिलर थिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो आपने विद लगा दिया तो प्रेपोजिशन वहां पे गलत। और पेपर जो आपके एग्जाम्स होंगे ना वैसे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, डिसिमिलर थिंग्स के साथ कंपेयर करेंगे और कंपेयर क्या लगा देंगे, विद लगा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, कंपेयर विद और कंपेयर टू एक ही वर्ड से आप दोनों को समझिए। कंपेयर लिख लीजिए आप अपनी नोट्स में, ठीक है, कंपेयर के साथ एक जगह किसी आप अपनी नोटबुक में टू और विद लिखिए। टू में क्या करिएगा, टू में डिसिमिलर थिंग और विद के साथ कंपेयर में क्या हो जाएगा, सिमिलर थिंग। तो ये आपके लिखने का और नोट्स बनाने का तरीका है। मैंने बस आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, चीजों को समझाने के लिए ऐसे लिखा है और लिख के मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए इसमें फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, इंक्वायर। इंक्वायर, ठीक है, और सबको इसका मीन्स पता ही है। तो इंक्वायर मतलब क्या है, इंक्वायर का मतलब होता है जब हम किसी की इन्वेस्टिगेशन करते, इन्वेस्टिगेट के सेंस पे जब इंक्वायर वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंक्वायर इनटू, ठीक है। इंक्वायर इनटू का मींस क्या होगा, इन्वेस्टिगेट करना। लेकिन अगर इंक्वायर के बाद आफ्टर लगा हुआ, इट मींस हम किसी की हेल्प को लेकर के उससे रिलेटेड इंक्वायरी कर रहे हैं, दैट इज इंक्वायर आफ्टर। तो क्लियर हुआ, इंक्वायर के साथ अगर प्रेपोजिशन इनटू लिखा हुआ है तो देन इट मींस इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही, इन्वेस्टिगेट हो रहा है, ठीक है। और अगर इंक्वायर के बाद आफ्टर लगा हुआ है तो हम किसी की हेल्थ को लेकर इंक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। इंक्वायर के बाद जस्ट आफ्टर लिखे होने पर हम किसी की हेल्थ की बात कर रहे हैं, समवन्स हेल्थ। तो क्लियर हुआ, इंक्वायर वर्ड लिखेंगे जिसमें इंक्वायर के साथ इनटू लगे होने पर हम इन्वेस्टिगेट की बात करेंगे और इंक्वायर के बाद आफ्टर लगे होने पर हम किसी की हेल्थ की बात करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, फैमिलियर टू और फैमिलियर विद, ठीक है, फैमिलियर टू और फैमिलियर विद। तो फैमिलियर मींस पता है आप लोगों को, फैमिलियर का मतलब क्या होता है, कहते हैं मैं इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ बहुत फैमिलियर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फैमिलियर के साथ अगर टू लगा हुआ है तो हम उस पर्सन की बात करेंगे। अगर फैमिलियर विद है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम उस लैंग्वेज की बात करेंगे जिस लैंग्वेज से हम परिचित हैं।
तो क्लियर हो गया। फैमिलियर टू गाइज यही लिखा होता है, आई एम फैमिलियर टू इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पे फैमिलियर टू इंग्लिश नहीं हो जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, लैंग्वेज की बात करेंगे तो यहाँ पे विद हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ। फैमिलियर टू, अगर फैमिलियर टू बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो इट मीन्स दैट हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं एक बार बता रही हूँ, फैमिलियर टू और फैमिलियर विद दोनों में बस एक यही मेजर डिफरेंस है कि टू की अगर हम बात करते हैं तो हम किसी पर्सन के लिए बोलेंगे, लेकिन फैमिलियर विद की बात करेंगे तो लैंग्वेज के साथ। ठीक है, तो क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने पढ़ा कंपेयर। तो कंपेयर में अगर विद प्रेपोजिशन यूज हुआ है तो हम सिमिलर थिंग्स के साथ कंपेयर करेंगे, और अगर कंपेयर के साथ टू लगा हुआ है तो हम डिसिमिलर थिंग्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये हो गया हमारे कंपेयर। ठीक है, और एग्जाम्स में दिए कैसे होते हैं, कंपेयर टू लगाएंगे और सिमिलर थिंग्स के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमारा ये जो टू प्रेपोजिशन होगा गाइस वो गलत होगा। ठीक है, तो ये क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट मैंने लिखा इंक्वायर, और देखिए इंक्वायर के जस्ट बाद लिखा हुआ इनटू। तो अगर इंक्वायर वर्ड के बाद इनटू लगा है इट मीन इन्वेस्टिगेशन के सेंस पे बात करेंगे। इंक्वायर इनटू, ठीक है, इन्वेस्टिगेट, और इंक्वायर आफ्टर लिखा हुआ है तो हम किसी की हेल्थ की इंक्वायरी कर रहे हैं, तो दैट इज इंक्वायर आफ्टर। क्लियर हो गया। देन आई हैव रिटन दैट फैमिलियर टू एंड फैमिलियर विद, एंड हियर फैमिलियर टू मींस वी आर इंडिकेटिंग अबाउट अ पर्सन। ठीक है, सॉरी मैं फैमिलियर टू मतलब ये होगा कि जब हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी पर्सन के लिए बोल रहे हैं कि हम उस पर्टिकुलर पर्सन से फैमिलियर हैं, ठीक है, वहां पे हम प्रेपोजिशन टू यूज करते हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, किसी लैंग्वेज से फैमिलियर हैं, तो गाइस टू ना यूज करके हम फैमिलियर विद यूज करते हैं। तो क्लियर हो गया, फैमिलियर टू ना यूज करके विद हम लैंग्वेज के साथ करेंगे और टू पर्सन के साथ करेंगे, और ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है ऑब्लाइज, और ये है हमारा ऑब्लाइज वर्ड। तो ये हुआ हमारा ऑब्लाइज। देखिए ऑब्लाइज टू और ऑब्लाइज फॉर, क्या लिखा हुआ है, ऑब्लाइज टू एंड ऑब्लाइज फॉर। अगर मैंने ऑब्लाइज टू लिखा है या ऑब्लाइज के जस्ट बाद टू प्रेपोजिशन आया हुआ है, इट मीन्स दैट किसी पर्सन के लिए ऑब्लाइज है। ठीक है, किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, और ऑब्लाइज फॉर है तो किसी थिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्लाइज टू पर्सन के लिए, ऑब्लाइज फॉर में क्या होगा, किसी थिंग के लिए। जब मैं इनसे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है, कुछ सेंटेंसेस दूंगी तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं। ठीक है, ऑब्लाइज टू अ पर्सन के लिए और ऑब्लाइज फॉर क्या हो जाएगा, थिंग के लिए। नेक्स्ट हमारा है वर्ड यूजफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, यूजफुल। तो इस वर्ड में अगर हम प्रेपोजिशन टू यूज करते हैं या फॉर यूज करते हैं तो किस सेंस में किसकी बात कर रहे हैं। देखिए यूजफुल टू, अगर प्रेपोजिशन यूजफुल के साथ टू लगा हुआ है तो इट मीन्स दैट यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, यूजफुल फॉर है तो हम किसी पर्पस की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। फिर से बता रही हूं, अगर प्रेपोजिशन यूजफुल टू लिखा हुआ है तो यूजफुल टू डिनोट्स अ पर्सन। यूजफुल टू मतलब हम किसी पर्सन के लिए बोल रहे हैं कि ये जो पर्सन है मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, या इस पर्सन के लिए चीज यूजफुल है। तो अगर हम पर्पस की बात कर रहे हैं तो फॉर हो जाएगा। इट मीन्स दैट यूजफुल के साथ टू लगे होने पर हम पर्सन को डिनोट करेंगे, यूजफुल फॉर क्या हो जाएगा, पर्पस के लिए। ठीक है, या फॉर लगे होने पर हम उस पर्पस की बात करेंगे जिस पर्पस के लिए ये मेरे लिए यूजफुल है, और टू पर्सन के लिए। ठीक है, अपोलोजाइज मतलब क्या होता है, अपोलोजाइज मीन्स होता है माफी मांगना। ठीक है, अपोलोजाइज, तो अपोलोजाइज जो है गाइस, अपोलोजाइज टू अगर लिखा हुआ है तो देखिए टू टू टू। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्लियर हो रहा है। ऑब्लाइज आप ऐसे लिख सकते हैं इसे, ऑब्लाइज, ऑब्लाइज, देन यूजफुल, यूजफुल, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, देन यहां पे आप बना लीजिए टू और फिर लिख लीजिए पर्सन। क्लियर हो गया। ऑब्लाइज टू, यूजफुल टू, अपोलोजाइज टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आपके पर्सन को डिनोट करेंगे। ठीक है, या किसी पर्सन के लिए बात करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। देखिए बहुत ही इजी हो गया। अब उसके बाद फॉर है थिंग के लिए, फॉर है पर्पस के लिए, फॉर है उसकी रूडनेस के लिए। अगर हम किसी से अपोलोजाइज, अगर मान लीजिए
अपोलोजाइज फॉर लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट हम उसकी रूडनेस के लिए अपोलोजाइज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अपोलोजाइज फॉर लिखे होने पर या अपोलोजाइज के साथ फॉर प्रेपोजिशन लगे होने पर वो क्या बताएगा, उसकी रूडनेस के लिए हम फॉर लगाएंगे, तो रूडनेस के पर्पस पर जब हम बात करेंगे तो अपोलोजाइज फॉर लगेगा। और ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बताऊंगी जिसमें क्या है, डाइड, ठीक है। ऑफ कैसे लगता है, ऑफ का सेंस किस सेंस पे हम ऑफ लगाते हैं, इन लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं, और डाइड इन हार्नेस लिखते हैं, क्या मीन्स होता है इनका। लेकिन इससे पहले अभी हम लोग इसे और क्लियर कर लेते हैं। देखिए एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। कॉन्सेप्ट समझिएगा, कैसे लर्न करना है, कैसे समझना कैसे है, और किस तरीके से आपको अपने रीडिंग स्किल को अच्छा करना है, क्योंकि प्रेपोजिशन आप कभी खत्म नहीं कर सकते हो। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई अंत ही नहीं है, ठीक है। कि आप सोचिए कि मैम ने पढ़ा दिया है, सारी चीजें प्रेपोजिशन में क्लियर हो जाएंगी, अब तो मेरे सारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, बीइंग अ टीचर मैं तो बिल्कुल नहीं ये बोलूंगी कि आपको अब आपने इतना पढ़ लिया, आपका प्रेपोजिशन सेक्शन पूरा क्लियर हो गया, क्योंकि ये आप पूरी लाइफ सीखते रहोगे। और वैसे इंग्लिश भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश क्या मैं बोलूंगी, सारे सब्जेक्ट्स ऐसे ही हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया, आपने 2 मंथ्स का एक कोर्स कर लिया, कंप्लीट कर लिया, 3 मंथ्स का कर लिया, तो देन आपको सारी चीजें आ गई। आप पूरी लाइफ सीखोगे। मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, और जितना मुझे आता है मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, जो आपको आएगा वो आपसे मैं सीखूंगी, ठीक है। तो प्रेपोजिशन की हम लोग बात कर रहे थे। तो प्रेपोजिशन देखिए, फिक्स्ड प्रेपोजिशन में क्या होगा, अगर मैंने एक वर्ड लिखा है कंपेयर, तो आपने देखा होगा कहीं कहीं कंपेयर टू लिखा होता है, और कहीं कहीं क्या लिखा होता है, कंपेयर विद लिखा होता है। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा, तो मैम ये कंपेयर टू का मीन्स क्यों हम कंपेयर टू यूज करेंगे और कंपेयर विद कहां पर यूज करेंगे। तो वही मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि पहले हम वर्ड लिखते हैं कंपेयर मीन्स कंपेयर करना, और विद का मतलब है जब सिमिलर थिंग के साथ कंपेयर करते हैं तो हम विद प्रेपोजिशन यूज करेंगे। जब हम डिसिमिलर थिंग के साथ कंपेयर करेंगे देन हम कंपेयर टू यूज करेंगे, ठीक है। अब क्लियर हो गया। इंक्वायर इनटू, अब देखिए इंक्वायर मैंने एक वर्ड लिया, अब इंक्वायर के साथ आपने कहीं पढ़ा होगा इनटू, और किसी किसी मतलब वैसे भी जनरली आपने पढ़ा होगा आफ्टर। तो जब हम इंक्वायर इनटू लिखते हैं तो हम इन्वेस्टिगेट के सेंस पे बात करते हैं, और जब हम इंक्वायर आफ्टर लिखते हैं तो हम किसी की हेल्प की बात कर रहे होते हैं। क्या बोला मैंने, इंक्वायर इनटू लिखते हैं, इन्वेस्टिगेट के सेंस पर बात करते हैं, इंक्वायर आफ्टर लिखे होने पर हम किसी की हेल्प की बात करते हैं। देखिए फिर हमारा एक वर्ड है फैमिलियर। क्या वर्ड है हमारा, फैमिलियर। फैमिलियर टू और फैमिलियर विद क्या है, तो टू डिनोट्स अ पर्सन। जब हम फैमिलियर टू की बात करते हैं तो मतलब हम किसी पर्सन से फैमिलियर है, और जब हम फैमिलियर विद की बात करेंगे तो इट मींस दैट हम उस लैंग्वेज से फैमिलियर है। जैसे आप लोग हिंदी हो, इंग्लिश से हो, ठीक है, कुछ लोग अलग लैंग्वेज से और भी लैंग्वेज से फैमिलियर है, ठीक है। ये हो गया हमारा फैमिलियर टू और फैमिलियर विद। तो इतने आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर से मैं एक बार इसको भी बता दे रही हूँ, ऑब्लाइज वर्ड लिख दिया। आप देखिए इसको समझाया मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से कि अगर ऑब्लाइज टू लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, टू, ऑब्लाइज और यूजफुल, अपोलोजाइज, इन 3 वर्ड्स को साथ में लिख देते हैं, ठीक है। तो इनके साथ अगर टू लिखा हुआ है तो हम ऑब्लाइज टू की बात करेंगे किसी पर्सन के लिए, यूजफुल टू की बात करेंगे, ये भी किसी पर्सन के साथ ही हम यूजफुल टू आएगा। अपोलोजाइज भी क्या होगा, टू आने पर इट मींस दैट हम उस पर्सन के लिए अपोलोजाइज हैं, उस पर्सन से, ठीक है। ये क्लियर हो गया। फॉर, ऑब्लाइज फॉर थिंग के लिए, यूजफुल फॉर किसी पर्पस के लिए, अपोलोजाइज फॉर रूडनेस के लिए। हो सकता है मैंने बहुत जल्दी पढ़ा दिया हो आपको, मैं एक बार फिर से बताती हूँ। देखिए ऑब्लाइज टू, यूजफुल टू, अपोलोजाइज टू, ऑब्लाइज टू, यूजफुल टू, अपोलोजाइज टू लिखे होने पर ये क्लियर करता है कि ऑब्लाइज, यूजफुल, अपोलोजाइज, तो मीन सबको आपको पता ही है इनका क्या मतलब होता है। टू आने पर इनका मतलब ये है कि ये किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद ऑब्लाइज फॉर किसी थिंग के लिए, यूजफुल फॉर किसी पर्पस के लिए, ये चीज मेरे लिए यूजफुल, ये इस पर्पस के लिए यूजफुल है इसलिए हम यूजफुल फॉर लगाएंगे। अब मान लीजिए अपोलोजाइज फॉर लिखा है तो हम जिस भी पर्सन से अपोलोजाइज है उसकी किस किस चीज के लिए अपोलोजाइज है तो फॉर लग जाएगा, अपोलोजाइज फॉर हिज रूडनेस या वॉट एवर, जो भी हो। हाँ, तो क्लियर हो गया। ये हम लोगों ने पढ़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन। अब गाइस हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, डाइट के बारे में, क्योंकि ये भी मैंने देखा है किसी कुछ एग्जाम्स में ये बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है जिसमें लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। देखिए डाइड इन कहाँ पे होगा,
ठीक है, ऑफ कहाँ होगा, फ्रॉम कहाँ होगा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। देखिए अब हम लोग डाई वर्ड को पढ़ते हैं और ये समझते हैं इनके साथ कौन सा प्रेपोजिशन कैसे कहाँ पर यूज होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मैं कह रही हूँ कि आपके किसी ना किसी पेपर्स में जितने भी पेपर्स हुए हैं टीचिंग एग्जाम के, ठीक है, एग्जाम्स के, उसमें क्या है ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये वर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम लोग क्या करते हैं, अपनी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। डाई ऑफ लिखा हुआ है, फिर डाई फ्रॉम मैंने लिखा, डाई बाई लिखा है, डाई फॉर। ठीक है, ऑफ फ्रॉम बाई फॉर, क्यों डाई ऑफ का यूज कैसे किस सेंस पे करेंगे, डाई फ्रॉम का कैसे करेंगे, डाई बाई का कैसे करेंगे और डाई फॉर का, तो ये मैं आप लोगों को समझाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। बस आप लोगों को अपना कंसंट्रेशन पूरा बोर्ड पर रखना है। ठीक है, डाई ऑफ लिखा है तो मतलब अगर किसी पर्सन की डेथ होती है किसी डिसीज से या ग्रीफ से तो क्या होगा, डाई ऑफ होगा। क्या बोला मैंने कि अगर किसी पर्सन की डेथ होती है डिसीज से, डिसीज मतलब होता है किसी बीमारी से डेथ होती है, तो हम क्या करेंगे, डाई ऑफ लगाएंगे। ठीक है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर और भी बहुत सारी बीमारियां। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वहां पर हम ऑफ लगाएंगे। अगर डाई फ्रॉम लगा हुआ है तो डाई फ्रॉम का मतलब है कि अगर उसकी डेथ होती है ऊंट से या ओवरवर्क से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लगाएंगे डाई फ्रॉम लगाएंगे। क्या बोला मैंने, अगर किसी की डेथ होती है बहुत ज्यादा घाव से, ठीक है, या घाव से, ऊन मतलब होता है घाव, या फिर ओवरवर्क से, बहुत ज्यादा काम करने से, बहुत ज्यादा ड्रिंक करने से, ओवर वर्ड यूज होगा, उससे अगर किसी की डेथ होती है तो गाइज वहां पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम प्रेपोजिशन लगेगा। ठीक है, मैंने कुछ सेंटेंसेस भी लिखे हैं कि आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। डाई बाई लिखा हुआ है तो मतलब वायलेंस से अगर डेथ हुई है तो डाई बाई, वायलेंस मतलब हिंसा से। ठीक है, या फिर किसी पर्सन ने खुद को सुसाइड कर लिया तो उसके लिए भी क्या होगा, डाई बाई होगा। अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, सुसाइड के लिए भी क्या होगा, डाई बाई होगा। डाई फॉर लिखा हुआ है तो मतलब जब कोई अपनी कंट्री के लिए किसी की डेथ हो जाती है तो डाई फॉर होगा। और डाई इन हार्नेस क्या है, डाई इन हार्नेस का मतलब होता है जब कोई पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, अपनी पोजीशन पे अपने पोस्ट पर रहते हुए उसकी डेथ हो जाती है तो डाई इन हार्नेस होगा। ठीक है, यानी काम करते करते उसकी डेथ हो जाए तो डाई इन हार्नेस होता है। तो समझ में आ गया, डेथ वाइल वर्किंग। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये लिख लीजिएगा, डाई ऑफ डिसीज, ग्रीफ, बीमारी के लिए या दुख की वजह से डेथ होती है तो डाई ऑफ होगा। डाई फ्रॉम कब होगा, जब वुंड से डेथ होती है मतलब घाव से डेथ होती है, या फिर क्या ओवरवर्क करने से अगर किसी की डेथ हो रही है तो क्या हो जाएगा, डाई फ्रॉम होगा। अब कंफ्यूज मत होना। डाई बाई है, डाई बाई क्या है, वॉयलेंस या सुसाइड से अगर डेथ होती है तो हम डाई बाई लगाएंगे। ठीक है, अब डाई फॉर क्या है, किसी का मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो रही है, उसके अपनी ही कंट्री, अपनी कंट्री के लिए उसकी डेथ हो रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब फॉर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, डाई इन हार्नेस का मतलब होता है डाइड वाइल वर्किंग। ठीक है, तो क्लियर हो गया, यानी काम करते करते अगर किसी की डेथ हो गई तो क्या हो जाएगा, DIE लिखा हुआ है। और अगर अब एग्जाम में आप लोग गलत करके आते हो तो फिर मैं घर आकर मारूंगी। हाँ, तो डाई ऑफ है तो डिसीज, डाई फ्रॉम ओन या ओवरवर्क, डाई बाई वायलेंस, सुसाइड, डाई फॉर वंस कंट्री। और डाई इन हार्नेस का मतलब है वाइल वर्किंग, यानी काम करते करते किसी की डेथ हो जाए। तो देखिए हम लोग इनसे रिलेटेड सेंटेंस कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ही डाइड कैंसर, तो देखिए ही डाइड कैंसर। अब बताइए आप ऑफ लगाएंगे या फ्रॉम लगाएंगे। ठीक है, तो ऑफ लगाएंगे या फ्रॉम आप लोग बताएंगे। सबसे पहले कमेंट सेक्शन पे आप लोग क्या करेंगे, ये सारे जितने भी मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं आप इन्हें अपने आप से लगाइए और फिर जब मैं इनको सॉल्व करूंगी देन आप लोग बताइएगा कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा, ही डाइड कैंसर। ठीक है, तो कैंसर क्या है, एक बीमारी है, तो बीमारी के साथ अभी मैंने बताया था क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। तो क्या लगाएंगे हम, ऑफ, ऑफ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, डाइड हार्नेस,
शी डाइड इन हार्नेस, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि अगर किसी की डेथ जो है काम करते करते हो जाती है तो डाई इन हार्नेस, जैसे सुषमा स्वराज को कह सकते हैं, ठीक है, और भी ऐसे बहुत लोग हैं। तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, डाइड इन हार्नेस, शी डाइड इन हार्नेस। अब यहाँ पे क्या है, शी डाइड द लॉस ऑफ ब्लड, द लॉस ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ ब्लड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रॉम में है ना, ओन मतलब घाव, ठीक है, घाव के लिए, ओवरवर्क के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा, FROM। अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ही डाइड डैश, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, सुसाइड। तो सुसाइड से अगर किसी की डेथ हुई है, यानी किसी ने सुसाइड कर लिया है, तो क्या होगा, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि क्या हो जाएगा, वायलेंस या सुसाइड के साथ बाई लगाएंगे, बाई हो जाएगा। और गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके सेंटेंसेस को लिख दिया था, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने किया होगा और आई थिंक आपने पूरे 4 में से 4 मार्क्स गेन किए हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा और इसे जॉट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।